हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें आपका रहेगा HPGK रहेगा और जर्नल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और आपका रहेगा इंग्लिश का ग्रामर। ठीक है, तीनों सेक्शन जो है मिक्स मॉक टेस्ट आपके, और इंग्लिश का ग्रामर का जो वो एडवांस लेवल रखा है थोड़ा सा। 3-4 क्वेश्चन जो आपके एडवांस लेवल के टेंस के हैं। बाकी आपका जीएस का भी पोर्शन है इसमें, जर्नल साइंस का। और आज आपके क्वेश्चन है टोटल 24। ठीक है, तो 24 में आपने कितने करेक्ट किए हैं वो आपने जो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आपके HP पुलिस की भर्ती जो वो इन नवरात्रों में, ठीक है, 12 तारीख तक आपके नवरात्रे ख़त्म होने, तो इन नवरात्रों के बीच में आपकी इसकी एडवर्टाइजमेंट जो वो निकल जाएगी। ठीक है, और ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वह पटवारी का हो या फॉरेस्ट गार्ड का हो या पुलिस का हो, मेनली जो है पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और आपके पटवारी के भी वैकेंसियाँ जो भी अगले साल तक जो वो लगभग ये निकलने की संभावना है इनकी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। ये शांता कुमार है, JC फ्रैंक है, राम राहुल है या MS रंधावा है। तो कांगड़ा पेंटिंग जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, MS रंधावा। ठीक है, MS रंधावा जो वो कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक के लेखक जो वो कौन है। ये शांता कुमार है, JC फ्रैंक है, राम राहुल है या MS रंधावा है। तो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक के लेखक जो आपके ये शांता कुमार है। कौन है, शांता कुमार। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक के लेखक आपके शांता कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शक्ति देवी और लक्ष्मी नारायण मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो शक्ति देवी, ठीक है, एक हो गया आपका शक्ति देवी और एक हो गया लक्ष्मी नारायण, दोनों आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। शक्ति देवी और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में जो वो किस ज़िले में वो स्थित है। तो ये चंबा में है, कुल्लू में है, शिमला में है या मंडी में है। तो शक्ति देवी और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये, चंबा डिस्ट्रिक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मन तलाई, ठीक है, और सरवालसर, मन तलाई और सरवालसर, ये झीलें जो वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित हैं। झीलें दो ये फेमस मन तलाई और सरवालसर, तो ये जो वो कुल्लू ज़िले में है, चंबा ज़िले में, मंडी ज़िले में या फिर आपके शिमला ज़िले में। तो मन तलाई और सरवालसर झीलें जो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। कौन कौन सी, एक होगी मन तलाई और एक होगी सरवालसर। तो ये दोनों जो झीलें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो इंदिरा गांधी जो मेडिकल कॉलेज है ये हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में है, बिलासपुर में है या शिमला में। तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो आपका ये हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुगती जो वन्य जीव अभयारण्य है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कुगती जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कुगती जो वन्य जीव अभयारण्य है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में है, शिमला में है या कुल्लू में है। तो जो कुगती वन्य जीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और चंबा डिस्ट्रिक्ट एक क्वेश्चन मोस्ट फेमस एक और है कि 7 झीलों का समूह। ठीक है, ये अपने कमेंट सेक्शन के भी बताना है कि 7 झीलों का समूह, 7 झीलों का जो समूह है वो किस झील को कहा जाता है। ठीक है, किस झील को कहा जाता है 7 झीलों का जो समूह है। ये भी चंबा में पड़ती है जो 7 झीलों का समूह है, लेकिन किस झील को कहा जाता है ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि 7 झीलों का समूह जो वो किस झील को जो वो कहा जाता है।
तो कुक्ति वन्य जीव अभयारण्य जो वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्सी जल विद्युत परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बस्सी जो जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो जो बस्सी जल विद्युत परियोजना ये चंबा में स्थित है, बिलासपुर में स्थित है, हमीरपुर में, मंडी में, या फिर एक ऑप्शन और ले लीजिए यहाँ पे, कांगड़ा। ठीक है, 5 ऑप्शन आपके पास। तो बस्सी जल विद्युत परियोजना जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये है आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी डिस्ट्रिक्ट में और कौन सी नदी पे है? तो आपको पता होना चाहिए कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो वो ब्यास नदी पर व्यवस्थित है आपकी बस्सी जल विद्युत परियोजना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जकिया। ठीक है, अर्जकिया। और संस्कृत नाम क्या है इसका? ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जकिया और संस्कृत नाम है इसका विपाशा। दोनों आपको ये जो वो पता होने चाहिए, वैदिक नाम भी और संस्कृत नाम भी, सब कुछ पूछा जाता है। और इसकी ये ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी है इसकी, बस्सी ब्यास नदी की, और इसका वैदिक नाम है अर्जकिया, संस्कृत नाम है विपाशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कड़छम ठीक है, तो जो कड़छम है, कड़छम जल विद्युत परियोजना जो वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये चंबा जिले में स्थित है, बिलासपुर जिले में स्थित है, हमीरपुर या मंडी में। तो कड़छम ये आपके क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्या ये जल विद्युत परियोजना ये किस जिले में जो वो स्थित है? कड़छम जल विद्युत परियोजना। तो ये चंबा में है, बिलासपुर में, हमीरपुर में या मंडी में। तो ये आपकी जो है इनमें से किसी में भी जो वो नहीं है। तो जो आपकी ये कड़छम जल विद्युत परियोजना है इनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं स्थित है। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? किन्नौर में। ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में तो ये है, लेकिन कौन सी नदी पे स्थित है? ठीक है, तो कड़छम जल विद्युत परियोजना जो वो किन्नौर में है और ये सतलुज नदी पर जो है वो व्यवस्थित है। और सतलुज नदी का वैदिक नाम है शतुद्री और संस्कृत नाम है शतुद्र। तो ये कड़छम जल विद्युत परियोजना जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और सतलुज नदी पर बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक शुष्क जिला जो वो सिरमौर है, किन्नौर है, ऊना है या लाहौल स्पीति है। तो सर्वाधिक शुष्क जिला हिमाचल प्रदेश में तो वो है आपका लाहौल स्पीति। जो लाहौल स्पीति है सर्वाधिक शुष्क जिला है। यहाँ पे जो वो सबसे कम बारिश होती है आपकी लाहौल स्पीति में। इसको हिमाचल प्रदेश का सूखा डेजर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सूखा रेगिस्तान। तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? लाहौल स्पीति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, बेरीबेरी होता है या सूखा होता है। तो विटामिन जो सी की कमी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। ये जीएस का पोर्शन आपका। तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो जो समुद्र की गहराई होती है, समुद्र की गहराई वो किस यंत्र से जो वो मापी जाती है? तो ये मापी जाती है फैदोमीटर से, मैनोमीटर से या बैरोमीटर से। तो समुद्र की गहराई जो मापी जाती है वो मापी जाती है आपकी फैदोमीटर से जो वो समुद्र की गहराई जो वो मापी जाती है। तो फैदोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक ऊष्मा होती है? तो इनमें बताइए कि सबसे अधिक ऊष्मा किस में होती है? तो खोलते हुए पानी में होती है, खोलते हुए तेल में होती है, भाप में होती है या गर्म चाय में होती है। तो सबसे अधिक ऊष्मा जो वो किस में होती है? तो ये होती है आपके भाप में। जो स्टीम होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो वो ऊष्मा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ये जॉन लेगी बेयर्ड ने किया। इसका नाम क्या है? जॉन लेगी बेयर्ड।
या ग्राहम बेल ने किया है, अल्फ्रेड नोबल ने किया है, या रॉबर्ट कोच ने किया है? तो जो आपका टेलीविज़न का आविष्कार है वो किया है J.L. बेयर्ड। तो J.L. बेयर्ड जो है इन्होंने क्या करा है, टेलीविज़न का आविष्कार किया है। किसका आविष्कार किया है? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लेगी बेयर्ड ने जो वो किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो वो कौन सा रोग होता है? बेरी होगा, पोलियो होगा, स्कर्वी होगा, या वर्मथा होगा? ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से जो वो कौन सा रोग जो वो होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है आपका ये वर्मथा। इसको क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो वो अंधापन, जिसको आप बोल सकते हो कलर ब्लाइंडनेस। और एक और आपको बोल सकते हैं इसको जो अंधापन होता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होता है आपका विटामिन ए की कमी से। तो वर्मथा इसको हिंदी में बोलते हैं, और अंधापन बोल सकते हैं आप, और कलर ब्लाइंडनेस इसको जो वो बोलते हैं, जो कि आपका विटामिन ए की कमी से जो वो ये रोग होता है। तो ये था आपका HPGK। ठीक है, और GS का पोर्शन जनरल साइंस का, जो कि आपके HP पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी अब चलते हैं आपका इंग्लिश का पोर्शन, और इंग्लिश का पोर्शन रहेगा आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल का। ठीक है, तो देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश गोइंग एब्रोड। ठीक है, मतलब इसका ये है, इसका मतलब क्या है कि मैं बाहर जाने के लिए जो वो उत्सुक हूँ। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रपोजिशन भर जाएगी? तो जैसा कि आपको पता है कि लुक के साथ क्या क्या होता है, लुक के साथ एक एट का यूज़ करते हैं आप। ठीक है, लुक के साथ आप फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, लुक के साथ आप यूज़ करेंगे आफ्टर का, और लुक के साथ आप यूज़ करेंगे फॉरवर्ड का, और लुक के साथ आप यूज़ करेंगे इनटू का। ठीक है, तो लुक एट मतलब होता है कहीं पे सिंपल सा देखना, जिसको आप बोलते हैं लुक एट। तो लुक एट का मतलब होता है देखना, और लुक फॉर होता है टू फाइंड समथिंग, मतलब ढूंढना। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। ठीक है, और लुक इनटू होता है छानबीन करना होता है आपका लुक इनटू, जिसको आप जांच पड़ताल भी बोल सकते हो। और लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, एक लुक फॉरवर्ड टू होता है, इसका मतलब होता है उत्सुक होना। क्या होना? उत्सुक होना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उत्सुक होना। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे आएगा लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, लुक एट होता है जर्नल के सेंस में किसी को सीधा नॉर्मल सा देखना। लुक फॉर होता है ढूंढना, मतलब घर में कोई चीज़ पड़ी है उसको आप ढूंढ रहे हो तो उसको आप लुक फॉर बोलेंगे। लुक आफ्टर होता है आपका देखभाल करना। ठीक है, केयर टेकर जिसको आप बोल सकते हो, लुक आफ्टर देखभाल करना। फॉरवर्ड होता है आपका लुक फॉरवर्ड टू होता है उत्सुक होना। ठीक है, जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अब्रॉड, मैं विदेश जाने के लिए जो वो उत्सुक हूँ। और लुक इनटू होता है छानबीन करना, मतलब टू इन्वेस्टिगेट करना, कुछ जो वो इन्वेस्टिगेशन करना, उसको बोलते हैं आप लुक इनटू। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लुकिंग फॉरवर्ड टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिवर विच टाइप ऑफ प्रनाउन। तो रिवर जो आपका विच टाइप ऑफ प्रनाउन है, एक रिवर कौन सा प्रनाउन नाउन है ये आपने बताना है, कौन सा नाउन है आपका ये रिवर। और आपका मैं जैसे लिखता हूँ सतलुज रिवर, सतलुज रिवर, ये कौन सा नाउन है। ठीक है, तो ये रिवर जो वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या मटेरियल नाउन है। तो रिवर जो आपका ये आपका कॉमन नाउन, कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। सतलुज जो आपका ये आपका प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। क्योंकि रिवर दुनिया में बहुत सारी है। ठीक है, नदियाँ जो वो दुनिया में बहुत सारी है, तो ये कॉमन आ गई। तो जहाँ पे मैंने नाम ले दिया किसका, कि सतलुज रिवर, तो इसका मैंने नाम बता दिया कि ये स्पेशल नदी है कौन सी, सतलुज नदी।
तो ये प्रॉपर नाउन में आ गई। प्रॉपर नाउन हिंदी में आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, और कॉमन नाउन होता है आपका हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे रिवर जो आपका, ये आपका कौन सा नाउन आ जाएगा, कॉमन नाउन में जो वो आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजेश स्टार्टेड फाइटिंग। अब फाइटिंग जो यहाँ पे आपने विच पार्ट ऑफ स्पीच, ये फाइटिंग जो इसमें क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, राजेश, राजेश क्या आ गया, राजेश आ गया आपका सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच क्या आ गया, नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच इसका मैंने बता दिया आपको, नाउन। फिर स्टार्टेड क्या आ गई, स्टार्टेड आ गई आपकी वर्ब, ठीक है। और फाइटिंग FIGHTING, फाइटिंग क्या आपका, ये भी क्या बन रहा है, ये भी बन रहा है आपका नाउन। अब नाउन क्यों बन रहा है ये, क्योंकि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये कौन बनते हैं, सिर्फ नाउन बनते हैं। अब आपको कैसे पता लगे कि ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या स्टार्टेड वर्ब क्या, राजेश ने शुरू किया, क्या शुरू किया, वर्ब से आपने व्हाट का रिप्लाई लेना है, ठीक है। राजेश ने शुरू किया, क्या शुरू किया, आपको बताना पड़ेगा आगे, क्योंकि अधूरा नहीं छोड़ सकते आप इस सेंटेंस को। राजेश ने शुरू किया, आपने कोई काम शुरू किया, तो आपको आगे बताना पड़ेगा कि आपने क्या काम शुरू किया। आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि मैंने शुरू किया, तो अगले बंदे को ये समझ आना चाहिए कि आपने क्या शुरू किया, वो होता है वर्ब से बट का रिप्लाई। जैसे मैंने बोल दिया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने शुरू किया है, तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक मैं बताऊँगा नहीं कि मैंने क्या शुरू किया है। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ऑब्जेक्ट मांग रही है, ऑब्जेक्ट आपने शुरू किया, क्या शुरू किया वो आपको बताना ही पड़ता है, कंपलसरी है, क्योंकि बिना बताए तो किसी को पता चलता नहीं है। तो ये जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो आपका फाइटिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो आपका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो वो ये काम कौन करता है, काम बनने का, इनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम जो वो नाउन करता है। लेकिन यहाँ पे ING लगा हुआ है, तो ये किस तरह यूज हो रहा है, ये जिरेंड के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है, जिरेंड। जब भी आपका जो वर्ब होती है, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका ING लग जाता है और वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, तो वो आपका जेरेंड कहलाता है। तो यहाँ पे फाइटिंग क्या आपका जेरेंड है, ठीक है। जेरेंड भी नाउन होता है, नाउन बोलते हैं इसको हम जेरेंड को। जेरेंड और नाउन मतलब नाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन और प्रोनाउन ही करता है। तो यहाँ पे एक वर्ब आ चुकी है स्टार्टेड, तो दूसरी वर्ब नहीं आएगी, दूसरी वर्ब क्या आपका ये जेरेंड है, राजेश स्टार्टेड फाइटिंग। तो ये जेरेंड जो वो इसको आदि वर्ब है ये, तो इसको अर्ध मतलब अर्ध सेमी वर्ब भी बोलते हैं इसको, अर्ध वर्ब या सेमी वर्ब भी इसको बोलते हैं। तो राजेश स्टार्टेड फाइटिंग, तो फाइटिंग जो यहाँ पे जेरेंड के रूप में यूज़ हुई है, नाउन के रूप में यूज़ हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव हैड अ कार। तो आपने टेंस बताना, अभी बेसिक टेंस है ये, स्टार्टिंग या बेसिक भी क्या पर एडवांस लेवल में नहीं इसको बोल सकते, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए वर्ब की, ये फॉर्म की। मैं पूछ रहा हूँ आपके आई हैव हैड अ कार, तो ये कौन सा टेंस है आपका, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, मैं ये एक लिख रहा हूँ आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो ये कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे, क्योंकि आई हैव अ कार, हैज़ और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे देख लीजिए आप, हैज़ और हैव ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, हैव की फॉर्म में, हैव की फॉर्म में हैज़ और हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड फॉर्म होती है, और हैड जो वो भी थर्ड फॉर्म होती है। तो ये हैव की फॉर्म में इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है आपकी, ये सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म जो आपकी ये सेम रहती है, ठीक है। तो अब आप बताओगे कि ये जो आपका आई हैव अ कार, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम परफेक्ट टेंस में। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, टेंस की पहचान है, इस बेसिक टेंस की पहचान। तो यहाँ पे बोला आई हैव अ कार,
तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी टेंस हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। मैं ऐसे बोलता हूँ सी हैज़ आ काऊ, उसके पास एक गाय है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। समझ गए, आई होप आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा, अच्छे से समझ गए होगे आप। तो अब क्या बोला मैंने, आई हैव हैड अ कार। तो अब आपने क्या देखना है, आई हैव लगा हुआ पे, ठीक है, हैव लगा हुआ, लेकिन हैड वर्ब के साथ जो वो थर्ड फॉर्म भी आ रखी है, क्योंकि ये हैज़ और हैव की थर्ड फॉर्म है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये थर्ड फॉर्म है सेकंड फॉर्म है। अब मैंने ये पीछे यहाँ पे लिखा है कि ये जो है देखो, पास्ट की मतलब जो सेकंड फॉर्म है हैव और हैज़ की वो भी सेम है, और थर्ड जो है वो भी सेम है। अब आपको क्या पता चलेगा कि ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म है हैड, या सॉरी हैड जो वो थर्ड फॉर्म लगी, यहाँ पे कि सेकंड फॉर्म लगी है। तो उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, सबको पता है लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, हेल्पिंग वर्ब किसकी आती है, हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में आती है हमेशा, और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आ गई वो परफेक्ट टेंस नहीं है आपका, ठीक है। तो वहाँ पे वो आपकी मतलब परफेक्ट टेंस जो कि मतलब जहाँ वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। यहाँ पे हैव प्लस क्या आ गया, हैड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और हैड भी आ गया। और हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ पे आते हैं, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं प्रेजेंट का, किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, आई हैव, ठीक है, ये आई आ गया सब्जेक्ट की जगह, हैव आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, हैड आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव हैड अ कार, मेरे पास एक जो कार पहले जो वो कभी थी, ठीक है। तो आई हैव हैड अ कार, तो ये जो आपका कौन सा आपका टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आई हैव हैड अ कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, आई हैव हैड अ कार। तो ये जो आपका सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे आई हैव आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब और हैड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेरे पास एक कार है, तो ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आई हैड अ काऊ, आई हैड अ काऊ, ठीक है। तो आई हैड अ काऊ, तो पहले मैंने आपको बताया कि जहाँ हैड जो यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगी है, ये जो आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। आपको कैसे पता चला कि ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि आई हैड अ काऊ, मेरे पास एक गाय थी, ये सिर्फ मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई है, ठीक है। अगर ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आती है साथ में, तो आएगा ये आई हैड अ काऊ, ठीक है, तब आएगा आपका ये पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये आगे इसकी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लस हैड होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हैड हेल्पिंग वर्ब तो आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है, हैज़ की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका हैव होता है, तो ये कौन सा बन जाता है, ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पे सिंपल पूछा गया कि आई हैड अ काऊ, सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो सेकंड फॉर्म जो यूज़ होती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर या सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल आई डोंट एग्री डैश यू। तो आपको पता है कि एग्री आपकी क्या है, फिक्स प्रपोजिशन है, इसके साथ क्या क्या यूज़ होता है, एग्री जब आप किसी पर्सन के साथ हो, ठीक है, एग्री जब आप किसी पर्सन के साथ हो तो विद का यूज़ होगा, और एग्री आप किसी प्रपोजल पे हो, ठीक है, किसी प्रपोजल पे हो, मैटर पे हो, ठीक है, सिचुएशन पे हो,
ठीक है, किसी प्रपोजल मैटर सिचुएशन हो तो उस कंडीशन में जब आप टू का यूज़ जो वो करते हैं। और एग्री आप किसी पर्सन के साथ हो तो विद का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बोला कि अनिल आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपके साथ जो वो सहमत नहीं हूँ। एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना, ठीक है, या राजी होना। आई डोंट एग्री विद यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंकुश आर यू स्टिल एंग्री व्हाट आई सेड। तो एंग्री इसके साथ भी आपकी फिक्स प्रपोजिशन यूज़ होती है। एंग्री जब किसी पर्सन के साथ हो तो आप यूज़ करेंगे सेम एज इट इज़ विद, जैसे आपने एग्री के साथ किया है। लेकिन जब एंग्री आप किसी प्रपोजल पे हो, किसी बात पे हो, ठीक है, या फिर किसी मैटर पे हो, ठीक है, या किसी सिचुएशन में हो, तो आप यूज़ करेंगे एंग्री एट का यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा अंकुश आर यू स्टिल एंग्री व्हाट आई सेड, तो आगे क्या कोई पर्सन नहीं, आगे क्या बात है कोई, ठीक है। तो अंकुश आर यू स्टिल एंग्री एट आ जाएगा यहाँ पे, एट व्हाट आई सेड। तो यहाँ पे क्या प्रपोजिशन भरी जाएगी आपकी, एट प्रपोजिशन जो वो भरी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आई वांट टू प्ले। तो यहाँ पे टू प्ले जो है ये पूछा गया आपका कि टू प्ले विच पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। टू प्ले जो वो विच पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, टू प्ले। अच्छा, आई वॉन्ट टू प्ले, ठीक है। वॉन्ट क्या है, वॉन्ट होती है वर्ब, मैं खेलना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू प्ले, वॉन्ट वर्ब, यहाँ पे भी प्ले क्या है, ये भी वर्ब, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा कंसेप्ट एक ही है कि जब आप दो वर्ब, ये भी वर्ब है, ये वर्ब है, दो वर्ब को जोड़ते हो तो बीच में टू इन लगवाना पड़ता है। टू इन्फिनेटिव का जो वो यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है दो वर्बों को जोड़ने के लिए। और दूसरी बात, जब दो वर्ब यहाँ पे क्या आई वांट, फिर वही बात होगी मैं चाहता हूँ। आप क्या चाहते हो दूसरों को बताना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप कुछ चाहते हो। आई वॉन्ट आप क्या चाहते हो, आप खेलना चाहते हो। यू आई वॉन्ट टू प्ले, तो टू प्ले ये इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, आई वांट, वांट क्या है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। आई वांट आप चाहते हो, लेकिन क्या चाहते हो ये बताना पड़ेगा, ऐसे हमें पता नहीं चलेगा कि आप क्या चाहते हो। तो वर्ब से वट का रिप्लाई जो होता है आपका वो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, ठीक है। वर्ब से वट का रिप्लाई जो वो ऑब्जेक्ट बनता है। आप क्या चाहते हो, आप बताना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आपको बताना पड़ेगा कि आप चाहते क्यों। तो आई वांट टू प्ले मैं खेलना चाहता हूँ, टू प्ले, टू के साथ दो वर्बों को जोड़ने के लिए टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया था। और क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको भी नाउन बनाने के लिए, इसको भी नाउन बनाने के लिए। और नाउन कौन सा, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव आपका नाउन के रूप में जो वो यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट, मैंने आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही करते हैं। तो ये नाउन बनाना है, हमें नाउन चाहिए लास्ट में। तो आई वांट आप चाहते हो, क्या चाहते हो आपको बताना पड़ेगा। टू प्ले आप खेलना चाहते हो, तो ये इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ होगा, जिसको आप नाउन बोलते हैं। तो इन्फिनेटिव यहाँ पे जो आई वांट टू प्ले या टू प्ले जो वर्ब है ये इन्फिनेटिव के रूप में जो वो यूज़ हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज़ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले नाउन आर्टिकल यूज़ होता है, ठीक है। सी इज़ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले नाउन आर्टिकल। आपको कैसे पता है कि इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट बना के देखना चल रहा है। सी इज़ इंटेलिजेंट, उसके बारे में बताया गया कि वह इंटेलिजेंट है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन ऐसे लिखा होता है सी इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, तो क्या आ जाता है, एन इंटेलिजेंट गर्ल आ जाता है, ठीक है। एन इंटेलिजेंट गर्ल आ जाता है। अगर यहाँ पे गर्ल लिखा होता है, क्योंकि नाउन आ गया तो उससे पहले आपका फिर क्या आ जाता है, आर्टिकल आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नो आर्टिकल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। तो अनीता इज़ सफरिंग बिकॉज डैश फीवर। तो अनीता इज़ सफरिंग, सफरिंग के साथ हमेशा SUFFERING, सफरिंग के साथ फ्रॉम का यूज किया था। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी इज़ सफरिंग बिकॉज। तो जहाँ पे बिकॉज आ जाए तो बिकॉज के साथ बिकॉज ऑफ का यूज हो जाता है, ठीक है। तो सी इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ फीवर, ठीक है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। 30 में से आपका आउट ऑफ स्कोर कितना रहता है, आपने कमेंट सेक्शन में 30 नहीं 25
25 में से आउट ऑफ स्कोर आपका स्कोर कितना रहता है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।